ये तो कम रहेगा। आएगा इंटरेस्ट तो, रुको, ऐसी क्या बात है, रुको सब्र करो, है ना। आ गए सारे ये आर्यव्रत क्लोज करवा दी तुमने, चलो चलो। अपन कल पढ़ रहे थे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं, बिजनेस चाहिए तो चलता रहेगा। बिजनेस जब तक चलता है जब तक कि उसको फिक्स कॉस्ट के बराबर मिलता रहता है। फिक्स कॉस्ट मतलब, फिक्स कॉस्ट का मतलब हो गया जो परमानेंट जो कॉस्टिंग है वो मिलती रहे, जैसे इस किराया विराया ये सब, तब तक बिजनेस चलता है। अगर अगर फिक्स कॉस्ट मिलना बंद हो जाती है तो फिर बिजनेस क्लोज हो जाता है। ये नियम है इकोनॉमिक्स का। चलो, अब कल अपन ने पढ़ा था कि भाई सब्जेक्ट क्या है, और हाँ इकोनॉमिक्स क्या सब्जेक्ट है, ये किसके बारे में बात करते हैं अपन इसमें, लिमिटेड रिसोर्सेज की और उनके ऑप्टिमम यूज की बात करते हैं। इसके बारे में अपन इसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे कि इसको दो भागों में डिवाइड किया था अपन ने, एक किया था व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। कल अपन ने बात की थी कि अगर किसी का पर यूनिट का अध्ययन करना हो, व्यक्तिगत इकाई का, तो अपन किसमें बात करेंगे, व्यष्टि में। और यदि हमें संपूर्णता की बात करनी हो तो अपन किसके में बात करेंगे, समष्टि में बात करेंगे, ठीक है। ये दो चीजें थी। अब देखो इन दोनों के जनक हैं कि किस किस का जनक कौन सा है। तो एडम स्मिथ है, उसको माना जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक। एडम स्मिथ को किसका जनक माना जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ठीक है। एक अर्थशास्त्री है जेएम कीन्स, ठीक है, जेएम कीन्स, कीन्स याद रखो आप, तो जेएम कीन्स, इनको माना जाता है समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, पिता, फादर, कुछ भी मान लो। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स तो जेएम कीन्स, ये वाली बात है, ठीक है। तो एक बार पर लिख लेते हैं कि व्यष्टि क्या है और समष्टि क्या है। चलो लिखिए। अर्थशास्त्र को अच्छा, अर्थशास्त्र को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। समष्टि, सॉरी पहला लिखिए व्यष्टि और दूसरा लिखिए समष्टि। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिवीजन कर दिया अपन ने स्टडी के बेस पे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब लिखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई या एक इकाई के भाग का अध्ययन किया जाता है। यूनिट का या पार्ट ऑफ यूनिट की स्टडी की जाती है इसमें। एक इकाई या एक इकाई के भाग का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन के आधार पर
विभिन्न प्रकार के सिद्धांत विकसित किए जाते हैं, सिद्धांत विकसित किए जाते हैं, जैसे जैसे उपभोक्ता का सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, देखिए उपभोक्ता का सिद्धांत, कंज्यूमर थ्योरी, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, कंज्यूमर थ्योरी, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी, उत्पादक का सिद्धांत, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादक का सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी। ये कीमत सिद्धांत तो अपन पढ़ेंगे भी वैसे भी। कैसे डिसाइड होती है किसी भी चीज की कीमत? किसके आधार पर होती है? डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे। अगर किसी चीज की डिमांड क्या है, ज्यादा है, मान लीजिए कोई किसी चीज है, अगर उसकी डिमांड है वो क्या है, ज्यादा है, और सप्लाई इसकी मान लीजिए अपनी कम है, तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी। और वैसे अगर देखें तो डिसाइड जो होती है प्राइस, वो किस हिसाब से होती है? डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होती है प्राइस। इस तरीके से एक ये है डिमांड कर्व होता है, ये सप्लाई कर्व होता है, और जहां पे दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वहां डिसाइड हो जाती है प्राइस। तो ये क्या है? कीमत सिद्धांत है। ऐसे अपन कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर में क्या होगा? कंज्यूमर का जो उद्देश्य है, आप एक उपभोक्ता है तो आपका क्या उद्देश्य होगा, क्या एम है तुम्हारा? कि हमारा क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए और हमें पे करना पड़े मिनिमम। तो ये जो सिद्धांत है कि भाई हमको क्या हो, ज्यादा से ज्यादा तो हमें उपयोगिता मिल जाए, यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा मिले किसी भी चीज से, और हम उसके लिए पे करें, मतलब प्राइस दें उसके लिए कम से कम दें। ये कैसा हो गया? कंज्यूमर बिहेवियर हो गया ये। ठीक है। इसी तरीके से अपन प्रोडक्शन की बात करें तो भाई एक जो उत्पादन करता होगा वो उसका बिहेवियर क्या होगा? वो ही सोचेगा कि मिनिमम प्राइस, मतलब मिनिमम कॉस्टिंग पे मैं क्या कर लूं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर लूं, और क्या कर दूं, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में मेरी जो वस्तु है उसकी डिमांड ज्यादा हो और मैं क्या करूं, उसको ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे उसको सेल कर दूं। अगर एक उत्पादक के हिसाब से हम सोचे तो उत्पादक तो सोचेगा मेरी कॉस्टिंग मिनिमम हो, कंज्यूमर भी यही सोचेगा कि मेरे को क्या करना पड़े, मेरा सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि का स्तर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये जो सिद्धांत है इनके बारे में अपन किस में बात करेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। लिखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को माना जाता है। जिसको लाइन टू लाइन लिखना है वो लाइन टू लाइन लिख लो, जिसको शॉर्ट में लिखना है वो शॉर्ट में लिख लो, जैसे मैंने लिखा हुआ था पीछे, जैसी तुम्हारी इच्छा करे। ठीक है। अब लिखिए दूसरा पार्ट, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। दिख रहा है क्या इतना उधर, इतना अंधेरे में, इतने अंदर क्यों बैठे हो? अच्छा, एसी से दूर। ठीक है, लिखिए इस इकाई में, इस इकाई में इकाई समूह का, इकाई समूह का, इकाई समूह का अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है।
अध्ययन होता है, अध्ययन होता है अथवा अथवा उन विषयों का अध्ययन किया जाता है, उन विषयों का अध्ययन किया जाता है जिससे जिससे संपूर्ण नागरिक प्रभावित होते हैं, संपूर्ण नागरिक प्रभावित होते हैं। जैसे देखो, बजट आता है तो पूरे भारत देश के सभी नागरिक प्रभावित होंगे या नहीं होंगे? अगर अपना बजट होता है तो सभी होते हैं, चाहे पैसे वाले लोग हो चाहे गरीब लोग हो, सबके लिए कुछ ना कुछ होता है उसमें। गरीब लोगों के लिए कुछ योजनाएं होती हैं, पैसे वालों के लिए कुछ टैक्स ज्यादा हो जाता है, कुछ भी समझ लो आप। मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी कुछ मिल ही जाता है। अब मान लीजिए मुद्रास्फीति है, ये सिद्धांत है मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति प्रत्येक नागरिक को प्रभावित करेगी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको प्रभावित करेगी मुद्रास्फीति भी। तो ऐसे सिद्धांत जो क्या करें, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को या संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो लोग रह रहे हैं उनको प्रभावित करें, तो उस किस में कहलाएंगे? वो वही कंज्यूमर बिहेवियर तो एक इंडिविजुअल बात हो गई। मैं कंज्यूमर हूँ, मेरी पसंद अलग हो सकती है, मेरी आदतें अलग हो सकती है, मेरी रुचियां अलग हो सकती हैं। एक ये कंज्यूमर है, इसकी अलग हो सकती है। एक ही घर में दो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, दोनों की आदतें, रुचियां, खान पान, सब कुछ, कपड़े पहनना, सब कुछ अलग अलग है, तो वो क्या इंडिविजुअल बात हो जाती है। और इन्फ्लेशन है मान लीजिए, तो क्या होगा? पूरी होल इकोनॉमी को प्रभावित करेगा, उसमें जो भी लोग रह रहे हैं। चाहे अगर इन्फ्लेशन आया तो मुझे भी प्रभावित करेगा, इनको भी करेगा, तुमको भी। बजट आया तो मैं भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होंगे, आप लोग भी होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टूडेंटों के लिए भी कुछ ना कुछ योजना तो होगी, उसमें कुछ वैकेंसीज होंगी, ठीक है भाई। जो अब जो टीचर्स हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ होगा, तो टैक्स बढ़ जाएगा इनकम पे, अब वैकेंसी आएंगी तो फायदा हमें भी होगा। तो इस तरीके से, ठीक है। तो लिखिए इसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। जैसे मुद्रास्फीति मैं आपको अभी वैसे ही बता देती हूँ, एक लाइन में, फिर अपन ये पूरा टॉपिक है। मुद्रास्फीति होती है कि जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाता है, और मुद्रा का जो मौद्रिक मूल्य है, मुद्रा का मौद्रिक मूल्य मतलब हो गया कि उसकी जो क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, कि 100 रुपए है, उस 100 रुपए से आप पहले किसी चीज की 10 इकाइयां खरीद रहे थे। मान लीजिए पहले 100 रुपए से आप कोई 1 किलो चीनी लेके आ रहे थे, अब क्या हुआ कि अब वो 100 रुपए से आपको आधा किलो ही चीनी मिल रही है। मतलब पर ये ऐसे नहीं कि 1 महीने के लिए बढ़ा है तो मुद्रास्फीति मान लेंगे अपन, मतलब रेगुलरली ऐसा होना चाहिए लंबे टाइम तक। मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी होती है वो तो हो जाती है कम, और हमारा जो सामान्य कीमत स्तर है वो हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको बोल देते हैं मुद्रास्फीति। हाँ, मतलब एक तरीके से उसमें एक कीमतें दी हुई, मतलब वस्तुओं की पूरी लिस्ट होती है। 676 थी पहले, अभी थोड़ा बढ़ गया है आंकड़ा, पहले 676 वस्तुएं थी, उपभोग की वस्तुएं होती है, उसमें आटा, दाल, चीनी, नमक वगैरह ये सब होते हैं, सोना चांदी वगैरह ऐसी, मतलब लग्जरी गुड्स नहीं होती है उसमें, सामान्य सामान्य चीजें होती हैं। अगर उन सभी वस्तुओं की कीमतों में अगर वृद्धि हो जाती है तो ये माना जाता है कि प्राइस लेवल बढ़ रहा है, और ऐसा एक लंबे समय तक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, एक लंबे लगातार होता है तो उसको बोला जाता है मुद्रास्फीति। मुद्रा का जो क्या हो गया, मूल्य कम हो गया, या फिर दूसरे शब्दों में कहेंगे लोगों के पास क्या हो गया, पैसा ज्यादा आ गया। तो पैसा ज्यादा आ गया तो हर कोई चाहता है खरीदना चीजें, तो फिर क्या हो जाएगा, आपके पास कोई भी चीज ज्यादा आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि सबको चाहिए सारी चीजें, सबको एसी चाहिए। क्यों चाहिए एसी? क्योंकि आपके पास पैसा आ गया। तो ये होता है। अब इस ये पूरा चैप्टर है अपना, अलग से लंबा चौड़ा पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो लिखिए सिद्धांत कौन कौन से इसमें, जैसे जैसे मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, बजट आदि। अब देखिए मौद्रिक नीति, ये भी अपन पढ़ेंगे, अपना चैप्टर है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो
ये हमारा ये बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। जो हमारी बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ये सब जो बढ़ती और घटती है ना, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब लिखिए समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जेएम कीन्स को माना जाता है। जेएम कीन्स को माना जाता है। अब देखो अपन, ये हो गया अपना सामान्य इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का, इसको माना जाता है जेएम कीन्स को। अब आगे अपन बात करते हैं, एक अर्थशास्त्री है एलन फिशर। क्या है एक अर्थशास्त्री का नाम क्या है? उनका नाम है एलन फिशर। एलन फिशर ने क्या किया, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बेस बनाया उन्होंने किसको? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। उसके आधार पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने विभाजित किया 3 क्षेत्रों में। तो ये विभाजन किसने दिया है? सबसे बड़ी बात तो ये विभाजन है किसने दिया है? एलन फिशर ने दिया है। इन्होंने बेस क्या माना, किसके आधार पर दिया है इन्होंने? आर्थिक गतिविधियां। क्या बेस माना इन्होंने? अपनी इकोनॉमी एक्टिविटीज, किसी भी अर्थव्यवस्था की जो इकोनॉमी एक्टिविटीज होती हैं उसके आधार पर इन्होंने बेस मान के विभाजन किया। और किसी भी अर्थव्यवस्था को विभाजित किया इन्होंने 3 सेक्टर्स में, प्राथमिक, क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी एंड तृतीय क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र है उसमें किस चीज को माना गया? कृषि और उससे संबंधित चीजें, कृषि और उससे संबंधित चीजों को माना गया प्राथमिक क्षेत्र में। हाँ, कच्चा माल जो मतलब इस क्षेत्र को माना जाता है, ये कच्चे माल, ये प्राइवेट सेकेंडरी सेक्टर को कौन सा माल प्रोवाइड करवाता है? कच्चा माल प्रोवाइड करवाता है। कौन सा सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो इसमें हमने माना कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं, कृषि व संबंधित क्रियाएं, या फिर अपन बोले खनन उत्खनन को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये बात हो गई। और इसको अपन बोल सकते हैं कौन सा एरिया? ये क्या करता है? ये जो 2 सेक्टर है, कौन सा? दूसरा और तीसरा, इसको कौन सा? कच्चा माल प्रदान करता है। और अगर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर अपन बात करते हैं तो हमारी जनसंख्या सर्वाधिक डिपेंड है, वो कौन से सेक्टर पे है? भारतीय जनसंख्या सर्वाधिक कौन से सेक्टर पे डिपेंड है? भारतीय जनसंख्या सर्वाधिक डिपेंड है प्राथमिक क्षेत्र पे। और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो इसका योगदान अगर हम देखते हैं तो अर्थव्यवस्था में तो योगदान इसका 20% के आसपास ही है, लेकिन जनसंख्या की डिपेंडेंसी है वो क्या है? सर्वाधिक। कौन से क्षेत्र में? प्राइमरी सेक्टर पे। ठीक है ना? हाँ, अब देखिए ये हो गई बात। अब बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की। अपन सेकेंडरी सेक्टर की यदि बात करती हूं मैं, सेकंड की, तो इसमें कौन सा? इसमें आ जाता है उद्योग आ जाते हैं। मतलब जो प्राइमरी सेक्टर से जो हमें कच्चा माल प्राप्त हुआ है उसको हम यूज करके क्या कर देंगे? निर्माण। इसमें मतलब फुल फिनिश वस्तुएं और सेमी फिनिश्ड, मतलब निर्मित व अर्धनिर्मित वस्तुएं शामिल होती हैं। निर्माण क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र इसमें शामिल किया जाता है। कौन सा क्षेत्र शामिल किया जाता है इसमें? निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र। और इसमें निर्मित वस्तु, पूर्ण निर्मित या फिर अर्धनिर्मित। अर्धनिर्मित कैसे?
पूर्ण निर्मित तो कैसे और अर्ध निर्मित कैसे? अभी तुमने सबने कपड़े पहन रखे हैं, तो ये जब कपास आया, कपास कपास कहां से आया? प्राइमरी सेक्टर से। फिर इसका क्या बना? कपड़ा। तब कपड़ा पहन के कोई ऐसे थोड़ा लपेट लिया। भाई अपन क्या है, एक आज सामाजिक प्राणी है, तो ऐसे लपेट तो सकते नहीं कि कपड़ा लपेटा और उलाला उलालो कर लेंगे। भाई कोई शेप चाहिए, शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, तो जब कपड़ा बना वो भी किस में आ गया? अगर एक तरीके से अगर देखा जाए तो पूर्ण निर्मित चीज है वो। लेकिन अगर शर्ट के बेसिस पे देखें या सूट के बेसिस पे देखें तो अर्ध निर्मित चीज हो गई। ठीक है, अब पूर्ण निर्मित उसको कोई शेप हो गई तो पूर्ण निर्मित हो गई, तो दोनों चीजें आ गई। अब जैसे ये टेबल है जिसपे आप बैठ के लिख रहे हैं, अगर इसकी लकड़ी को अपन ने सिर्फ फिनिश किया, ऐसे बनाया, तो ये अर्ध निर्मित हो गई। लेकिन अपने इसको पूरा स्वरूप दे दिया जिससे आप इसको यूज कर पाए, तो ये कैसी हो गई? पूर्ण निर्मित हो गई। तो दोनों तरह की चीजें आ गई इसमें, निर्मित और अर्ध निर्मित, और दोनों क्षेत्र आ गए, निर्माण और विनिर्माण। अब जब आप इसमें काम करोगे तो इसमें मशीनों का इस्तेमाल करोगे, औजारों का इस्तेमाल करोगे, और मजदूर का। भाई मजदूर भी तो चाहिए ना आपको। ठीक है, तो इसीलिए ये जो क्षेत्र है कौन सा हमारा सेकेंडरी क्षेत्र को कौन सा एरिया बोला जाता है? लेबर सप्लाई एरिया। कौन सा एरिया बोला जाता है? जैसे अपन ने प्राइमरी सेक्टर को तो क्या बोल दिया था? कच्चे माल वाला। और इसको बोल देते हैं अपन कौन सा एरिया? लेबर सप्लाई वाला एरिया। ठीक है, और ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र की जो, किसी भी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ दिखाता है वो दिखाता है उसका सेकेंडरी सेक्टर। अगर वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है तो इसका मतलब वो इकोनॉमी भी उतनी ही अच्छी डेवलप्ड हो। तो ये किसको दिखाता है? हमारे ग्रोथ को दिखाता है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी माना है उन्होंने किसको? सेकेंडरी सेक्टर को। अगर बहुत अच्छा है तो वहां की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही क्या होगी? अच्छी होगी। तीसरा आता है टर्सरी सेक्टर, जिसको अपन बोल जाते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, इनकी जॉब की और बात करनी थी। हाँ, प्राइमरी सेक्टर में तो जॉब मैंने आपको कल बता ही दिया था। भाई प्राइमरी सेक्टर जो होता है इसमें क्या होता है? थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है। अगर आप एग्रीकल्चर करेंगे तो भारतीय कृषि मानसून का जुआ, रिस्की मामला है। फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर मान लीजिए गलत टाइम पे बारिश आ गई या फिर ऐसा हुआ कि बारिश नहीं आई तो नष्ट हो जाएगी। आजकल तो हो भी रहा है ऐसा कि बारिश आती है ऐसे टाइम पे, या तो किसान की फसल खेत में पक के तैयार होती है और बारिश आ जाती है, ओले गिर जाते हैं, सारी फसल। रिस्की होता है। मजदूर वगैरह खान में काम करते हैं, वो भी बिल्कुल रिस्की काम है कि कभी भी वो ढह जाती है मील। आपने देखा ही होगा, खदान ढह गई, उसमें कितने श्रमिक काम कर रहे थे, सब मर गए। तो ये कैसा हो गया? रेड कॉलर जॉब, क्योंकि रिस्क है इधर, तो कैसी होगी? रेड कॉलर जॉब। अब दूसरे की बात करते हैं सेकेंडरी की, तो इनकी ड्रेस अक्सर कर ब्लू कलर की होती है। आपने देखा भी होगा, ब्लू कलर की ड्रेस होती है, ब्लू कैप होती है इनकी, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर वाले को ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है, अब बात करते हैं टर्सरी की। टर्सरी में आ जाता है अपना सेवा क्षेत्र। कौन सा? तो जितनी भी सेवाएं हैं वो किस में आती है? टर्सरी में आ जाती है। चाहे कोई भी ले लो आप, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, विक्षक, सब किस में आएंगे? टर्सरी में। और जब ये वाले क्षेत्र के लोग जब काम करते हैं तो हाँ, मतलब नहीं, सरकारी क्षेत्र में तो पंखे भी मिल जाएंगे तुमको तो बहुत है, लेकिन हाँ फिर भी मतलब ऐसी जॉब नहीं होती है। हाँ, तो फिर भी लेकिन मतलब ऐसा कोई काम नहीं होता बहुत ज्यादा लेबोरियस, तो इसको बोल देते हैं अपन व्हाइट कॉलर जॉब। कैसी जॉब हो जाती है? व्हाइट कॉलर जॉब बोल देते हैं। अब जो हमारा ये सेकेंडरी सेक्टर है, सॉरी तो टर्सरी सेक्टर है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो गया। ये इसकी कुछ दिक्कतें हैं, इसमें कई बार आ जाता है क्वेश्चन, तो अपन इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी अपन इतना ही लिखते हैं, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। पहले आप लिखिए, इसको लिखिए, लिखिए, टॉपिक डालिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्या टॉपिक है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। लिखिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फेमस इकोनॉमिस्ट एलन फिशर
एलन फिशर, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एलन फिशर ने किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक क्रियाओं के आधार पर आर्थिक क्रियाओं के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में विभाजित किया है। जो निम्न प्रकार है। पहला लिखिए प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। देखिए इस क्षेत्र में उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिससे अन्य क्षेत्रों के लिए कच्चा माल उत्पादित किया जा सके। अन्य क्षेत्रों के लिए कच्चा माल उत्पादित किया जा सके। आप प्राथमिक क्षेत्र डाल के लिख लो, 2-4 लाइन छोड़ दीजिए। प्राइमरी सेक्टर डाल के और 3-4 लाइन ड्रॉप करके फिर लिख लीजिए। इस क्षेत्र में प्रकृति के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। प्रकृति के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र की मुख्य क्रियाएं अगली लाइन में लिखते जाना। इस क्षेत्र की मुख्य क्रियाएं कृषि व संबंधित क्षेत्र, खनन, उत्खनन की क्रियाएं शामिल हैं। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना है एरो लगा के, पॉइंट डाल के। इस क्षेत्र में भारत की लगभग 50% जनसंख्या आजीविका के लिए निर्भर है। 50% जनसंख्या आजीविका के लिए निर्भर है। और अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 20% है। कृषि पर आधारित, नेक्स्ट लाइन में लिखना, कृषि पर आधारित होने के कारण इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है।
नेक्स्ट लाइन से लिखना, भारत का यह क्षेत्र विभिन्न चुनौतियों और समस्याओं का सामना कर रहा है। क्या क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र की, बताओ। भाई जलवायु, दूसरा भाई पैसे की भी प्रॉब्लम भी है, किसानों के पास इतनी टेक्नोलॉजी भी तकनीक नहीं है, उसका मतलब क्या हो गया, पूंजी का अभाव। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर देखें तो हमारे कृषि जोतों का आकार कैसा है, छोटा। कृषि जोतों का आकार हमारा छोटा है भारत में, मतलब अगर साधारण बोलचाल में देखें तो भाई हमारे यहाँ पे खेत छोटे हैं, डिवाइडेड है। अमेरिका वगैरह में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, उस हिसाब से होता है, और अपने यहाँ पे क्या है, छोटे हैं। तो इसकी कुछ समस्याएं लिखो, डैश करके लिख लो। 24 भी तो ठंडा कर रहा है, 24 पे चल रहा है। लिखिए, जैसे इसकी कुछ समस्याएं, जैसे जलवायु परिवर्तन, कौमा पूंजी का अभाव, छोटे जोतों का आकार, आदि। सारी चीजें नॉर्मल है, समझने की बात है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर आप पूछे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं, तो यही समस्याएं अपन को वैसे देखते ही पता लग जाएगा। जब प्राइमरी सेक्टर है तो जब तक अपन पढ़ते नहीं है तब अपन को ये पता नहीं होता भाई कच्चे माल वाला एरिया, सप्लाई का एरिया कौन सा बोलेंगे अपन, लेबर सप्लाई एरिया कौन सा बोलेंगे। तो एक बार पढ़ते ही समझ आ जाता है कि हाँ प्राइमरी सेक्टर, मतलब ये जो इकोनॉमी विभाजन है इसमें से आ ही जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी करंट का डाटा भी सारा लिखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे, हाँ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया अपना, हाँ आर्थिक समीक्षा और राजस्थान की दोनों ही पढ़नी पड़ेगी ना आप लोगों को। तो उसका पूरा करंट का डाटा जब भी अपने एग्जाम हो देखना है अपन को। हाँ ठीक है, अब लिखिए दूसरा, सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर कृषि और उससे संबंधित होता है, खनन उत्खनन ये सब चीजें आती हैं। इसका अगर सेकेंडरी नाम देखेंगे तो अपन ये दोनों क्षेत्रों के लिए क्या कर देता है, कच्चे माल का प्रोडक्शन करता है, तो उसको अपन बोल देंगे प्राइमरी सेक्टर। अपनी जो डिपेंडेंसी है पॉपुलेशन की वो सबसे ज्यादा इस पे है। और अगर देखें भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान का मतलब क्या हुआ, जो हमारी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन होता है, उसमें योगदान की बात करें तो इसका योगदान सबसे कम है मतलब। लेकिन हाँ तो मैं यही तो बोल रही हूँ भाई, दो चीजें होती है कि एक तो भारतीय अर्थ मतलब जो जनसंख्या है हमारी, पॉपुलेशन जो है हमारी जनसंख्या है, वो जिसको रोजगार जो मिल रहा है सबसे ज्यादा वो कौन से क्षेत्र से मिल रहा है, प्राथमिक से। एक तो ये बात है, सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी प्राथमिक में। और दूसरी बात मैंने कही भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान, दोनों चीजें अलग अलग हैं। हाँ पर पैसा कमा रहे हैं समझे, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान, तो ये सबसे कम किसका है, सबसे ज्यादा द्वितीय का नहीं सेकंड उसका है ना सबसे ज्यादा, सेवा क्षेत्र का हो गया ना। द्वितीयक में भी इतना कहाँ मिलता, इतना कहाँ होता है सबसे ज्यादा। अगर देखें अपन तो कौन से सेक्टर का हो गया, सेकंड उसका है टर्सरी का सबसे ज्यादा है। ये जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में ये सबसे कम है, लगभग 20%, मतलब कभी 18 होता है कभी 19 होता है, इतना ही होता है ना। तो ये दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इसमें चेंज होता रहता है, हर साल चेंज होता है। ये अभी प्रेजेंट का बता रहे, मैंने लगभग बताया तुमको, लगभग लिखवाया ना। अभी प्रेजेंट में 22%। राजस्थान का अलग होगा,
राजस्थान का अलग होगा, इंडिया का अलग होगा। ये करंट के डाटा अपन को देखने पड़ेंगे अच्छे से। ये जो अपन नोट्स बना रहे हैं, ये नोट्स आप अभी 1 साल बाद भी पढ़ेंगे तो अपन को आइडिया रहेगा लगभग इतना प्रतिशत है। वो जो अपन लिखेंगे ना डाटा, वो जो आपके पेपर है उससे जस्ट पहले के डाटा लिखेंगे, तो वो तो जो पेपर में आएंगे वो है। और ये नोट्स जब आप आज पढ़ोगे 1 साल 2 साल, भगवान ना करे ऐसा हो कि तुमको इतने लंबे टाइम तक ये पढ़ने पड़े। हाँ, तो यही तो फिर ये लगभग लिखो, इसलिए मैंने लगभग लिखवाया। अभी मैंने आपको लिखवा दी 30 में, अगर मैं आपको अभी लिखवा देती 21.9 है और तुम याद कर लेते 21.9 और उसमें डाटा आ गया, मान लो चेंज होके आ जाता कितना 18%, तो इसलिए अपन लगभग लिखा है ना, एग्जैक्ट नहीं लिखा ना। तो ये इतना ही रहता है 20 के आसपास, 17 18 19 20 21 बस, ठीक है। लेकिन इस चीजें जो समझने की चीज है वो चीज को ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान हो गया टर्सरी सेक्टर। अगर पूछे कि भारतीय लोगों को रोजगार सबसे ज्यादा कौन सा मिल रहा है, भारतीय जनसंख्या कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक डिपेंड है, तो कौन से में आ गया, प्राइमरी में आ गया। दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। अब लिखो सेकेंडरी की, द्वितीय क्षेत्र का लिखिए। इस क्षेत्र में वह क्रियाएं शामिल की जाती हैं जो कि प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को निर्मित व प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को पूर्ण निर्मित व अर्धनिर्मित, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को पूर्ण निर्मित व अर्धनिर्मित, मतलब सेमी फिनिश्ड और पूर्ण, हाँ कंप्लीट फिनिश्ड है ना, में परिवर्तित करती हैं। नेक्स्ट लिखिए, सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजों को शामिल करेंगे अपन। देखो इसमें करेंगे निर्माण, विनिर्माण, और एक और है कौन सा, एक और है हमारा एनर्जी। कौन सा सेक्टर शामिल करेंगे, ऊर्जा, जैसे गैस, बिजली, नल, सबको किसमें शामिल करेंगे, सेकेंडरी में। सप्लाई है ना, रसोई गैस सप्लाई जो अपनी होती है सेकेंडरी में आती है, बिजली का जो सप्लाई है उसको सेकेंडरी, ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं। कई बार आता है पेयजल सुविधाएं, कौन से सेक्टर में हो गए, सेकेंडरी में हो गए। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो थोड़ा ये बात है कि भाई जो आप कभी ये सोच लो कि ये तो एक सेवा है, सेवा नहीं है, ये किस में आएगा, सेकेंडरी में आएगा। बिजली, ठीक है, ये भी किस में आएगी, सेकेंडरी में आएगी। कोई भी ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, कोई सी भी ऊर्जा हो, सारी ऊर्जा किस में आएंगी, सेकेंडरी में। तो लिखिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक लिखिए, इस क्षेत्र में नहीं, क्या कुछ लाइन लिखवाई क्या मैंने। इस क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, मतलब निर्माण, विनिर्माण एंड और ऊर्जा एंड एनर्जी, ऊर्जा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, इस क्षेत्र में, नेक्स्ट लाइन,
इस क्षेत्र में मशीनों, औजार, श्रम, मशीनों, औजार, श्रम, पूंजी के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, पूंजी के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। इसीलिए 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 इसे श्रम प्रधान क्षेत्र, लेबर सप्लाई एरिया कहा जाता है। की पॉपुलेशन है 60% ये कृषि पर डिपेंड है, तो सर्वाधिक तो वहाँ होना चाहिए ना, ऐसा कमा रहा है। अभी आप लिखो, फिर बात करते हैं। 1 मिनट लिखो, 1 मिनट लिखो, आप 1 मिनट लिखो। नेहरू जी ने इस क्षेत्र से संबंधित क्रियाओं को, इस क्षेत्र से संबंधित क्रियाओं को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इस क्षेत्र से संबंधित क्रियाओं को आर्थिक विकास का इंजन, आर्थिक विकास का इंजन कहा है। इंजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इंजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब बताओ क्या कह रहे हो? जैसे आपने बताया ना, ये श्रम प्रधान क्षेत्र भी तो होना, क्योंकि उसमें एक जनसंख्या कृषि के ऊपर डिपेंड है और उसमें ही सर्वाधिक श्रम वगैरह करती है। देखो, जैसे इसमें श्रम होता है, इंडिविजुअल श्रम होता है, कृषि में श्रम होता है, उसको हम इसलिए नहीं मानते। मान लो ये एक खेत है, इस खेत में ये एक व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, तो अभी उत्पादन हो रहा है कितना, माने 20 क्विंटल, ठीक है। अब इसमें ये दोनों बाप बेटे लग गए, तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ सिलेक्शन, पहुंच गया वापस घर, तब भी इतना ही उत्पादन हो रहा है। अब तीसरे में भी यही हाल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये बेरोजगारी वाला एरिया हो जाता है। और अगर अपन, एक फैक्ट्री है, अगर उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें पहले एक पिताजी काम कर रहे थे किसी के, मान लो, फिर बेटे की सरकारी नौकरी लगी तो वो भी काम करने लग गया, तो उसको भी अलग से सैलरी मिल रही है। फिर कोई तीसरा उसका घर का फिर कोई सदस्य काम करने लग गया तो उसको भी अलग से सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो जो तुम कह रहे हो ना कि श्रम प्रधान एरिया, तो वो होना चाहिए, लेकिन उसमें जो श्रम है ना, उसकी जो सीमांत उत्पादकता बोलते हैं ना, मार्जिनल प्रोडक्शन है जो श्रम का। मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति कितना प्रोडक्शन कर रहा है, वो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है। इसका तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन है, इनका मार्जिनल प्रोडक्शन जो है, इनकी एमपी 0 है, इसलिए इसको अपन लेबर सप्लाई एरिया नहीं बोलते। इनका प्रोडक्ट, इनकी मार्जिनल प्रोडक्शन तो 0 है ना। अगर ये दोनों काम नहीं कर रहे थे, जब ये जयपुर में तैयारी कर रहे थे, तो तब भी पिताजी अकेले इतना ही तो उत्पादन कर रहे थे। अब अगर ये दोनों भी काम कर रहे हैं तो फिर तब भी इतना ही उत्पादन हो रहा है, इसलिए इसको अपन लेबर सप्लाई एरिया नहीं बोलते, श्रम प्रधान क्षेत्र नहीं बोलते। और अगर ये फैक्ट्री में कोई श्रमिक काम कर रहा है, तो इसको अगर 20,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है, और इसको भी 20,000 सैलरी मिल रही है, इसको भी 20,000 सैलरी मिल रही है, तो कुछ बढ़ोतरी हुई ना कुछ। और अगर ये 3 काम करेंगे, मान लो इसका मार्जिनल प्रोडक्शन है कि ये किसी चीज की 10 इकाइयां बनाता है, अब इसका ये दूसरा व्यक्ति भी लग गया तो 10 इसने बना ली और 10 इसने बना ली, तो मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ गया ना। तो बात यहाँ पे ये है कि प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्राइमरी सेक्टर में
मूंगफली की रेडी वाला है, रेडी लगा रहा है, वो अकेला जब बैठा था तब भी इतना ही कमा रहा था, अब उसने साथ में बेटे को भी बिठा लिया कि तू क्या कर, तू तो सेक दे और मैं बेच देता हूँ, जब भी इतना ही कमा रहा है। और जब वो अकेला कर रहा था जब भी इतना ही कर रहा था। एक जूस वाला है, वो जूस बेच रहा है, तो अकेला अगर उस ठेले पे लगा हुआ है तब भी उतना ही कमा रहा है, अब उसमें 2-4 लोग और लग गए तब भी इतना ही मिल रहा है। बात ये वाली बात है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसमें जो अपनी जो उसमें बेरोजगारी में आ जाते हैं ना ये। हाँ, तभी तो अपन ने इसको नहीं माना ना लेबर सप्लाई एरिया, इसलिए तो नहीं बोला ना, इसलिए तो अपन ने सेकेंडरी को माना ना। कि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए, लोगों की जरूरत पड़ेगी कौन से क्षेत्र में पड़ेगी? सेकेंडरी सेक्टर में। बिना ज्यादा लोगों को लगाए अपन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। मशीनों से उत्पादन हो जाएगा, पर मशीनों को चलाने के लिए भी तो श्रमिक चाहिए ना अपन को। और ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें एक बाप कमा रहा है खेत में तो भी उतना ही प्रोडक्शन कर रहा है, और अगर सब सारे घर वाले लग जाते हैं तो भी इतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। और अगर किसी चीज में बनाने में आप लगे हुए हो तो एक जना बनाएगा तो भाई वो खुद भी तो कुछ बनाएगा ना। एक तुम बना रहे हो, एक तुम दोनों मिलके कोई सामान बनाओगे तो डबल बना लोगे, डबल नहीं तो 1.5 गुना तो बनाओगे ना। मान लो चलो वो अनट्रेंड श्रमिक है, तुम ट्रेंड श्रमिक हो, तुमने 10 बना ली तो अनट्रेंड है वो भी 5 इकाई तो बना ही लेगा ना। जैसे आजकल मल्टीपल कृषि हो रही है, एक ही क्षेत्र में अलग अलग मतलब खेती कर रही है। जैसे कोई किसी फल वगैरह उत्पादन कर रहे हैं, कोई फसल कोई दूसरे उत्पादन कर रहे हैं, तो वो उससे क्या फर्क जैसे वो तो अलग लोग है ना। हाँ तो मतलब मैं समझी नहीं। नहीं, सेकेंडरी सेक्टर ही आता है। लेबर सप्लाई एरिया अपन सेकेंडरी सेक्टर को मानते हैं, प्राइमरी सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर में तो वैसे ही सबसे ज्यादा बेरोजगारी होती है, आपको पता ही है। प्राइमरी सेक्टर में ही है सबसे ज्यादा बेरोजगारी, कि लग तो रहा है इंसान की काम कर रहा है लेकिन वास्तव में वो कोई काम नहीं कर रहा होता है। छिपी हुई बेरोजगारी होती है प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा। चलो अब आगे लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, क्या कहां तक लिखा, क्या लिखा? हाँ, इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लेना कि भाई कौन सा माना है, तो ये माना है अपना सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट लिखिए, इस क्षेत्र में लगभग 30% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए निर्भर है, अपनी आजीविका के लिए निर्भर है तथा इस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान, इस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में योगदान लगभग 26% के लगभग है। अभी को बताओ, अपन ने भी 3 चीजें लिखी थी, निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और एनर्जी सेक्टर। तो सबसे ज्यादा योगदान इन तीनों सेक्टरों में से कौन से सेक्टर का होगा? सेवा में तो अपन जा ही नहीं रहे। मैं तो पूछा निर्माण, विनिर्माण और एनर्जी। विनिर्माण क्षेत्र का सबसे ज्यादा फैक्ट्री लगी हुई विनिर्माण वाली तो लगी हुई है। तो लिखिए, इस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान, इस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। इसीलिए इसे विनिर्माण क्षेत्र का है, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा सेक्टर बोलेंगे इसको? इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इसकी कौन कौन सी समस्याएं बताइए। देखो, सबसे पहले तो वही पूंजी का भाव, दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे ट्रेंड श्रमिक हैं क्या? अनट्रेंड श्रमिक सबसे बड़ी है हमारे यहाँ पे, भाई पूर्ण प्रशिक्षित श्रमिक नहीं है। आपको मान लो कोई व्यक्ति है जिसको नहीं मिल रहा रोजगार, वो कहीं काम करने के लिए गया तो काम करते करते ही सीखता है। अपने यहाँ पे कोई ऐसी चीजें नहीं होती कि अपन बीए
की पढ़ाई कर लेते हैं, एमए की पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन हम उससे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर मान लो हमें कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में गए तो वहां पे अपन जाके धीरे धीरे सीखते हैं, सिखाया नहीं जाता है। शिक्षकों को तो प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षकों को तो सिखाया जाता है कि कैसे पढ़ाएं, बीएड के माध्यम से, एसटीसी के माध्यम से कि भाई छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करना है आपको, बीएड के माध्यम से कि मीडियम बच्चों को कैसे करना है, एमएड के माध्यम से कि आपको बड़े बच्चों को कैसे, क्योंकि सबका ये वाला जो है वो अलग अलग लेवल होता है ना, कि भाई छोटे बच्चों को हैंडल करने का, उनको कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, उनका मेंटल लेवल क्या सोच रहा है उस टाइम पे जब आप पढ़ा रहे हो। तो जो मीडियम बच्चे होते हैं उनको अलग और तुमको अलग तरीके से, कि जो किशोर अवस्था के जो व्यक्ति होते हैं उनको किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। के लिए अभी जरूरत है कॉमर्शियल शिक्षा की। हाँ बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। तो लिखिए, इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं, इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं पूंजी का अभाव, पूंजी का अभाव, हाँ तो समस्याएं लिख लो, समस्याएं करके डैश करके लिख लो। प्रशिक्षित और कौशल श्रमिकों का अभाव, फुल ट्रेंड श्रमिक उनका अभाव, आधारभूत अवसंरचना का अभाव, आधारभूत अवसंरचना का अभाव। बंद कर दीजिए।